नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आगे बढ़े उससे पहले नजर महानगर की 10 बड़ी खबरों पर। अयोध्या पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, रामलला के दर्शन किए, सरयू की आरती में हुए शामिल। आगरा में ताजमहल के अंदर भगवान शिव की वेशभूषा में पहुंचा एक पर्यटक, सैलानियों ने उसके साथ फोटो खिंचवाई। लखनऊ के शक्ति हाइट्स अपार्टमेंट में पुलिस की छापेमारी, बगैर रेंट एग्रीमेंट के फ्लैट में रहती मिली 10 विदेशी महिलाएं। अपार्टमेंट के मालिक शक्ति सिंह, फ्लैट मालिक अर्चित और अन्य अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, लाखों की संख्या में पहुंचे राम भक्त। मथुरा में बलदाऊ जी की नगरी में खेली गई कपड़ा फाड़ होली, प्यार भरी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हाथरस के मुरसान कोतवाली क्षेत्र में किसान की मौत, खेत में काम के दौरान सांप ने डसा। मेरठ में पुलिस वालों ने खेली होली, पुलिस लाइन में जमकर होली खेलते दिखे, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी रहे मौजूद। नोएडा में द्वितीय इंडियन इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप और फर्स्ट साउथ सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का होगा आयोजन। 15 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। 17 मार्च से शुरू होगी चैंपियनशिप। लखनऊ में इंटरस्टेट चोर गिरोह का खुलासा, 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी नंबर प्लेट, आरसी परमिट बनाकर चोरी करते थे। चक्राता के लोखंडी में सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी ऑल्टो कार, 2 यात्रियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। और सबसे पहले खबर नोएडा से, जहां पर एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। यह मामला थाना सेक्टर 63 का है। गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी और कपड़ा होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैलती चली गई। आग की वजह अभी तक साफ नहीं है। गिनी गारमेंट एक्सपोर्ट्स कंपनी के सेटबैक एरिया में आग लगी है। 2 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों का सामान जल गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, ये घटना कितने बजे की है? अभी की क्या स्थिति है? मेनका देखिए, ये सुबह आग लगी थी और सेक्टर 63 के डी ब्लॉक डी 196 फैक्ट्री है गारमेंट्स की, गिनी गारमेंट्स के नाम से, और ये अपने गारमेंट्स का जो है एक्सपोर्ट करती है और यहीं पर ये आग लगी थी। फिलहाल 2 फायर टेंडर की मदद से आग बुझा ली गई है पूरी तरीके से और अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन आग के कारणों का पता लगाने के लिए टीमों का गठन किया गया है फायर विभाग की तरफ से और अब वो आग के कारण का पता लगाएंगी। जी, क्या आसपास की किसी और फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, सूचना रहते ही जिस तरीके से आग लगी और तत्काल फायर विभाग को सूचना दी गई थी। मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची थी और साथ ही जो फायर इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में इंस्टॉल थे उनकी भी मदद से आग बुझा ली गई। तो तत्काल कार्रवाई हो गई, लिहाजा कोई भी जनहानि नहीं है और आसपास की फैक्ट्री या फैक्ट्री एरिया में कहीं भी आग नहीं फैली थी। धन्यवाद हिमांशु, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। खबर चंदौली से, जहां 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है। रेप का आरोपी सुभाष सोनकर घर से सामान लेकर कहीं भागने की कोशिश में था। पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस ने उसे घेर लिया। इस पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि होली के दौरान उसने शराब के नशे में पड़ोस की नाबालिग बच्ची से रेप किया था। द्वारा बताया गया कि ये अपने घर आने वाला है, सामान लेके कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पुलिस टीम द्वारा नवही के पास इसकी घेराबंदी की गई। पुलिस टीम पर इसने फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया है, जिससे सुभाष सोनकर के दाहिने पैर में गोली लगी है और तत्काल इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।
उधर लखनऊ में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में आरोपी मोहम्मद सरयू के पैर में गोली लगी। थाना विभूति खंड इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। आरोपी ट्रेन पकड़कर कहीं बाहर भागने की फिराक में था। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। थाना विभूति खंड की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मुखबिर द्वारा ये बताया गया कि जो आज एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना का जो मुख्य नामजद अभियुक्त है मोहम्मद सरजू, वो यहाँ हैनीमैन क्रॉसिंग के पास खरगापुर में किसी ट्रेन को पकड़ने की फिराक में यहाँ से निकलने के प्रयास में है और यदि उसे नहीं रोका गया तो वहाँ से निकल जाएगा। इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो मुकदमे के अनावरण के लिए हमारी ऑलरेडी टीमें काम कर रही थी, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास पे उसने पुलिस पे आक्रामक होकर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ बचाव करते हुए सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायरिंग किया गया, जिससे उसके पैर पे गोली लगी है। उसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। युवाओं को म्यांमार भेजकर साइबर ठगी का मामला सामने आया। 77,000 की सैलरी का झांसा देकर विदेश भेजने का आरोप है। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अहमद खान उर्फ भैया और जावेद इकबाल अरेस्ट किया गया। 10 मार्च को म्यांमार से लौटे सुल्तान सलाहुद्दीन ने दर्ज कराई थी शिकायत। पीड़ित के मुताबिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब पर बैंकॉक भेजा गया था। तकरीबन 5 लाख रुपए देने के बाद बैंकॉक भेजा गया। म्यांमार के मियावाड़ी में पीड़ितों को बंधक बनाकर साइबर ठगी कराने के आरोप है। गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में लखनऊ पश्चिम पुलिस इस वक्त लगी हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, ये बहुत ही एक अलग तरह का रैकेट है। यहाँ पर इसलिए ले जाया गया क्योंकि इनसे साइबर ठगी करवाई जा सके, और क्या बातें जानकारी में सामने आई है? देखिए, एक बात तो ये पक्की हो चुकी है कि म्यांमार से जो साइबर ठगी का एक पूरा गिरोह चलता है, उनके तमाम लोग जो भेजते हैं म्यांमार यहाँ के नौजवानों को नौकरी के नाम पर भारत में कई जगह बैठे हुए। 10 मार्च को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल का, जब डिप्लोमेटिक चैनल के बाद के थ्रू ही 500 से ज्यादा भारतीयों को वहां से वापस लाया गया, जिसमें करीब 25 उत्तर प्रदेश के भी थे। लखनऊ के एक पीड़ित ने ये FIR मदेगंज थाने में दर्ज कराई थी कि उसको यहाँ से डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर बैंकॉक भेजा था मोहम्मद अहमद खान और भैया जीशान खान और जावेद इकबाल ने। लेकिन बैंकॉक में ही इनके गिरोह का एक और सदस्य रफत राही मिलता है, जो इनको म्यांमार ले जाता है और वहां पर बंधक बनाकर इनसे जबरन साइबर ठगी कराई जाती है। चूंकि सलाउद्दीन यहाँ पर लौट चुका था, उसने FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद जो 3 नामजद आरोपी थे, उनमें से मोहम्मद अहमद खान और भैया और जावेद इकबाल को मदेगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीशान खान की तलाश चल रही है। इस गिरोह से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, क्या सिर्फ लखनऊ में है या देश के और किन हिस्सों में है, इसकी जानकारी इनको कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। और लखनऊ पश्चिम पुलिस का भी यही कहना है कि हम इसको एक लॉजिकल एंड तक पूरी इन्वेस्टिगेशन को ले जाएंगे। इस गिरोह से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नौजवानों को नौकरी के नाम पर ठगा है और साइबर ठगी के एक दलदल में ढकेल दिया, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यूपी बीजेपी के जिलाध्यक्षों के नामों का आज ऐलान होगा। 12 से ज्यादा जिलों को होल्ड किया गया। संगठन में असमंजस की वजह से ये फैसला लिया गया। 70 से 73 नामों का आज ऐलान हो सकता है। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिले अभी होल्ड पर हैं। तो आज यूपी बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों का ऐलान करेगी। बीजेपी के जिला कार्यालयों पर दोपहर 2 बजे नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी, जहां पर जिला मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारी जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान करेंगे। दोपहर 2 बजे जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्हाट्सएप पर ये नाम आएंगे, यानी कि जो सूची उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी और उसी सूची को वो पढ़ेंगे अपने अपने जिलों के कार्यालय में। संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। संकेत, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। होली के बाद सभी जगहों पर जरूर आज कह सकते हैं कि एक आलस वाला दिन होगा, रविवार होगा, लेकिन बीजेपी के लिए आज का दिन ऐसा नहीं होने वाला है।
कितने नाम आज पहली लिस्ट में आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी तैनात किए गए अलग अलग जिलों में, और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने नामों का बाकायदा पैनल बनाया, नामांकन किए गए जिलाध्यक्षों के पद के जो दावेदार थे उन्होंने, और उसके बाद वो पैनल प्रदेश नेतृत्व के पास आया। निर्वाचन अधिकारी ने 2 से 3 महीने का समय बीच में लगा, लेकिन मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अब जिलाध्यक्षों के नामों को फाइनल कर लिया है, और उसमें भी 70 से 73 जिलाध्यक्षों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। और ये जो सूची है ये जिला मुख्यालयों से ही जारी होगी, वहीं पर जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचेंगे और नामों का ऐलान करेंगे। संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई थी और बीजेपी 70 से 73 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान करेगी। इसके अलावा 12 से ज्यादा जिले होल्ड भी किए जा सकते हैं, ऐसी सूत्रों की जानकारी से। उसमें सीतापुर है, लखीमपुर है, अयोध्या है, बाराबंकी है, झांसी है, ऐसे तमाम जिले हैं जो होल्ड किए जा सकते हैं। दरअसल इन जिलों में संशय की स्थिति रही, असमंजस की पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में स्थिति रही, ऐसे में नाम फाइनल नहीं हो सके। लेकिन जो नामों का पैनल, जो होल्ड नाम है, इनका भी पैनल भेजा गया था केंद्रीय नेतृत्व के पास में, और उसके बाद वहां से नाम फाइनल कर दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिले होल्ड कर दिए गए हैं, अभी फिलहाल ये 12 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो होल्ड किए जाएंगे, और 72 से 73 नामों का आज ऐलान किया जाएगा। हाँ, हालांकि इतना जरूर रहा कि संशय की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच में भी रही। कई जिलों में कह दिया गया कि जिले जहां पे नामों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन बाद में वहां पर मना कर दिया गया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच में भी संशय की स्थिति उत्पन्न हुई। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पहली बार होगा संकेत कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा इस बार। सूची कई बार टालनी पड़ी, अब जब सूची आ रही है तो पूरी नहीं है, अभी भी लगभग 12 जिले ऐसे होंगे जहां पर जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं होगा। कई चौंकाने वाले फैक्टर्स की भी बात हो रही है, इसके बारे में भी बताएं। ऐसे क्या पॉइंट्स रखे गए हैं? महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, जो पिछड़े वर्ग से नेता आते हैं उन्हें तवज्जो दी जाएगी, और क्या फैक्टर हो सकता है? जो ओबीसी हैं, दलित हैं, और इसके अलावा जो महिलाएं हैं, इनकी इस सूची में बड़ी भागीदारी नजर आएगी। जो जिलाध्यक्षों की सूची आज जारी हो रही है, दरअसल पार्टी ने इस दिशा में काम किया, और पीडीए का, विपक्ष के पीडीए का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जिलाध्यक्षों की सूची के माध्यम से दिया जाए। रह गई बात सूची के देर होने की, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। महेंद्रनाथ पांडे की जो कार्यशैली है उससे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, और उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में ही ये तैयार की सूची, और लगभग 2 से 3 महीने का वक्त लग गया। ये पहला मौका है भारतीय जनता पार्टी में कि इतना लंबा समय निर्वाचन के बाद लगा सूची जारी होने में, और उसमें भी कई जिले होल्ड हैं। जो 12 से ज्यादा जिले हैं वो होल्ड हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की थी उसमें जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक और उसके अलावा जो प्रभारी है वो तैनात किए थे। यानी कि 3 लेयर की बाकायदा जो पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की थी, तो वो नाम लेकर प्रदेश नेतृत्व को आए थे, और प्रदेश नेतृत्व ने नाम दिल्ली भेजे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब बाद भी एक लंबा इंतजार, और आज सूची आ सकती है, आज वो इंतजार खत्म हो सकता है। धन्यवाद आपका संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर संभल के शाही जामा मस्जिद में आज से रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया, जिसके लिए दिल्ली और रुड़की से पेंटर बुलाए गए। एएसआई की टीम ने शनिवार को मस्जिद में साफ सफाई कराई, और 13 मार्च को एएसआई ने मेजरमेंट कराया, आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद रंगाई पुताई का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 12 मार्च को ही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में पुताई और सजावट का आदेश दिया था। वहीं साधु संत मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इस बार कट्टरपंथियों ने उनकी बेटी को निशाना बनाया। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने को लेकर कट्टरपंथी भड़क उठे हैं। रमजान, इस्लाम, इल्म जैसे ज्ञान दे रहे हैं। शमी की बेटी से जुमे की नमाज का वक्त पूछा जा रहा है। उनकी परवरिश पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये गुस्सा मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां की एक पोस्ट पर निकला, जिसमें हसीन जहां ने शुक्रवार को अपनी बेटी की एक फोटो इंस्टाग्राम पर साझा की है, जिसमें शमी की बेटी होली का रंग खेल रही है।
मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर बरेली से मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सवाल खड़े किए। मौलाना ने कहा कि मोहम्मद शमी का परिवार शरीयत के घेरे में है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देने की नसीहत भी दी जा रही है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की गिरफ्त में आएगा। ये गुनाह का काम है। इधर आगरा में पुलिस ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल पेश की है। पुलिस वालों ने बेहोश हालत में रोड पर पड़े आदमी की CPR देकर जान बचाई। इसका वीडियो सामने आया है। ये मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के मंडी चौराहे का है, जहां डायल 112 के सिपाही गश्त कर रहे थे, तभी रास्ते में एक बेहोश आदमी दिखा। ये देख पुलिस वालों ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और बेहोश इंसान को CPR देना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसे होश आया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अरे तू रखवाइयो। लखीमपुर खीरी में एक बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ गया, जिसके बाद दहशत मच गई। बाद में ग्रामीण लाठी डंडों के साथ बाहर निकले और बाघ को गांव से खदेड़ने में सफल रहे। आगे आगे बाघ, पीछे पीछे लोग। लखीमपुर खीरी से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बाघ रिहायशी इलाके के एकदम करीब आ पहुंचा। मेलानी थाना क्षेत्र के गाड़ी घाट की ये घटना है। गांव में जैसे ही बाघ होने की खबर फैली, दहशत का माहौल बन गया। बाघ गांव की गलियों में घूमता हुआ पाया गया। अब जब बाघ गांव में घुस गया तो भला कौन उसका मुकाबला कर पाता। पहले तो लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन बाघ गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे गांव से भगाने का प्लान बनाया। सभी लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकले। उसे जंगल की तरफ भगाने के लिए पटाखे तक छोड़े गए। गांव के युवा जोर जोर से शोर मचाने लगे। बाघ भी हरकत में आया। वो गांव से निकलकर खेतों की तरफ जाने लगा। आगे आगे बाघ और पीछे पीछे ग्रामीणों की फौज शोर मचा रही थी। कई लोग उसका वीडियो भी बनाने लगे। कभी बाघ गेहूं के खेतों में चला जाता तो कभी गन्ने के खेत में छिप जाता। काफी देर तक बाघ ग्रामीणों को इसी तरह छकाता रहा। काफी मशक्कत के बाद बाघ ने इलाका छोड़ा और जंगल की तरफ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। बाघ लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटककर रिहायशी इलाकों में पहुंचा था। वो शायद शिकार की तलाश में आया था, लेकिन उसका सामना ग्रामीणों से हो गया और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। इधर JNK के रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अबू कताल की हत्या हुई है। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था अबू कताल। 9 जून को JNK के रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था। NIA का वांटेड आतंकी था अबू कताल। अब इसकी हत्या हो गई है, जो कि हाफिज सईद का बहुत करीबी था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
आतंकी अबू कताल हफीज सईद के पीछे आपको नजर आ रहा है पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब उसकी हत्या की खबर आई। बताया जा रहा है कि 9 जून को JNK के रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था। उसी का मास्टरमाइंड अबू कताल, जिसकी अब हत्या हुई है। पाकिस्तान में यह हमला हुआ है उसके ऊपर और उसकी जान चली गई है। संभल में आज पुलिस होली खेलते दिखे पुलिस वाले। कल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, यानी कि होली के एक दिन बाद जब पुलिस वालों की होली होती है वो तस्वीरें। होली के इस कार्यक्रम में CO अनुज चौधरी और एडिशनल SP श्रीश चंद्र भी शामिल हुए। उन्होंने जमकर होली खेली और भांगड़ा किया। ये तस्वीरें आज की है, यानी कि रविवार की ये तस्वीर है जब संभल में होली खेलते दिख रहे हैं पुलिस के जवान। पहले आम लोगों की होली करवाई। सुरक्षित माहौल में होली संपन्न होने के बाद अब देखिए पुलिस वालों की ये होली की तस्वीरें हैं, जहां पर CO अनुज चौधरी भी मौजूद होली खेलते हुए, जो अपने बयान की वजह से वायरल हो गए हैं। तो दूसरी तरफ एडिशनल SP ASP श्रीश चंद्र भी होली खेलते नजर आ रहे हैं, पहले रंगों से सराबोर। और अब देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारी अपने CO के साथ होली खेलते अनुज चौधरी ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। संभल की तस्वीरें हैं जहां पर होली के मौके पर विशेष इंतजाम किया गया। चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि होली और जुमा एक दिन होने की वजह से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, अप्रिय स्थिति ना बने, ये चुनौती थी। उस चुनौती को पार पाने के बाद पुलिस वालों की होली, एक बार होली आती है 52 बार जुमा आता है। अपने इस बयान के बाद फेमस हुए CO अनुज चौधरी भी गानों पर झूमते होली खेलते नजर आ रहे हैं पुलिस कर्मचारियों के साथ। काले रंग की शर्ट में आप देख रहे हैं, ये वही CO अनुज चौधरी हैं जिनके बयान ने बवाल मचा दिया। कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए इनके पक्ष में, इनके विरोध में भी। CM योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इनके बयान का बचाव किया और इन्हें पहलवान तक कह दिया कि पहलवान है, पहलवानों से इस तरह की बातें होती हैं। CO अनुज चौधरी, ASP श्रीश चंद्र और पुलिस कर्मियों की होली संभल वाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। सुनो, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।